फिजिकल केमिस्ट्री द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये एक छोटी सी यूनिट है, इसमें 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, उसी हिसाब से इस यूनिट को प्रिपेयर करके जाना क्योंकि छोटा ही चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट एज, जैसे स्टार्टिंग से बता रहा है, जब किसी भी सॉलिड या लिक्विड को किसी मिक्सचर में डाला जाता है, किसके मिक्सचर में, टू इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर में। इममिसिबल मतलब जो एक दूसरे में मिक्स ना हो और एक फेज़ बना लें आपस में। ठीक है, जब कोई एक सोल्यूट ऐसे 2 इममिसिबल लिक्विड्स के सॉल्यूशन में डाला जाता है, किसी एक सोल्यूट को, चाहे वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, तो अपने आप को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि वो कुछ पार्ट उसका एक सॉल्वेंट में या लिक्विड में कह लें डिज़ोल्व हो जाता है और कुछ पार्ट दूसरे लिक्विड में या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल लिया है कि आयोडीन को अगर डाला जाता है कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर के सॉल्यूशन में, तो आयोडीन कुछ कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व हो जाएगा और कुछ वाटर में हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लिखा है इन्होंने ब्रैकेट में, सक्सीनिक एसिड को जब डिज़ोल्व करते हैं एक मिक्सचर ऑफ ईथर एंड वाटर, ईथर और वाटर कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे, इममिसिबल लिक्विड्स हैं, तो जब इसके अंदर सक्सीनिक एसिड डाला जाता है, पिंच भी डाल सकते हैं अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो अपने आप को दोनों में कुछ परसेंटेज तक डिज़ोल्व कर लेता है। कुछ पार्ट उसका ईथर में डिज़ोल्व हो गया, कुछ वाटर में। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये बताता है कि जो कंसंट्रेशन एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुई है और जो कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुई है, उसका रेशो C1/C2 इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि जैसे यहाँ पर आगे मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव भी कराएगा, तो वो जो कंसंट्रेशन का रेशो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कब? जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ये है, द सॉल्वेंट व्हेन डिजॉल्व्ड इन 2 इमिसिबल लिक्विड्स इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन द 2 लिक्विड्स इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब कंसंट्रेशंस का रेशो जो आएगा C1/C2 वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बर्थलॉट एंड जंक्सफिलिश। ठीक है, लेकिन बाद में इसको नर्न्स्ट ने थोड़ा मॉडिफाई किया था, इसलिए इसका नाम भी पूरा नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही पड़ गया। नर्न्स्ट ने इसमें एक मेन पॉइंट डाला ये था कि ये इनकम्प्लीट सा था अभी तक, मतलब जो इनिशियली जो जिन साइंटिस्ट ने दिया जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया गया तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट था, क्योंकि उसमें एक वर्ड उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा था कि सोल्यूट जो है उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट दोनों के दोनों लिक्विड्स में सेम रहनी चाहिए। मतलब जिस तरह जिस फॉर्म में वो एक लिक्विड में प्रेजेंट है, दूसरे लिक्विड में भी सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में वो प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नर्न्स्ट ने कहा। तो ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन गया बाद में एक और पॉइंट डालने पर जस्ट, और इसी को हमने कहा नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसकी फिर से एक डेफिनेशन दे रहा है, a solute distributes itself between 2 immiscible solvents in such a way that ratio of concentrations of the solute in the 2 solvents is always a constant quantity at constant temperature। और वो जो कांस्टेंट आता है दोनों का, कौन सा कांस्टेंट? कंसंट्रेशंस का जो रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है और उसको कहा जाता है पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका नाम दिया गया है। जैसे अब नीचे x मान रहा है, x कोई सोल्यूट है, 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट A एंड सॉल्वेंट B ले रखा है। x की अमाउंट सॉल्वेंट A में तो C1 डिजोल्व हुई है, मतलब C1 कंसंट्रेशन प्रेजेंट है A में, और C2 कंसंट्रेशन ऑफ सेम सोल्यूट x वो किस में प्रेजेंट है? सॉल्वेंट B में। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है C1/C2 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको इन्होंने नाम दे दिया K, और इस K को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखो ये जो टेबल बना रखी हैं, इन टेबल से ये लैब में अगर तुम्हें पता करना हो कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसी कोई चीज़ होती है तो वैलिडिटी, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द लॉ, तो कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। तुम ईजिली समझ में आ जाएगा, ये पढ़ लेना। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह आएंगे। व्हाट इज नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पहले तो यही पूछेगा तुमसे, तो तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है जो अभी अभी समझा है। फिर पूछेगा व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड,
नेक्स्ट हमारा हेडिंग वही है, कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए तभी ये वैलिड रहेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। हम जब ये कंसंट्रेशंस नोट कर रहे होंगे किसी एक सोल्यूट की डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर, तो उस टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। एंड द टू लिक्विड्स शुड बी म्यूचुअली इमिसिबल। इमिसिबल मतलब वो मिक्स नहीं होने चाहिए आपस में, एक फेज बनाना चाहिए उन्हें बीच में, ठीक है। तीसरी बात, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एडेड शुड बी स्मॉल, यानी कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होने चाहिए। जो सॉल्वेंट ले रखे हैं ए और बी, जिनके अंदर तुम सोल्यूट डाल रहे हो बाहर से, वो जो सॉल्वेंट ले रखे हैं वो डाइल्यूट होने चाहिए, ठीक है। और सोल्यूट भी कम अमाउंट में डालना चाहिए ताकि जो कंसनट्रेशंस आएंगी C1 और C2 वो बहुत ही मतलब एक तरह से वो ये लगा लो तुम एक्टिविटी जो बोलते हो ना टर्म, उससे मैच करे तुम्हारी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नर्न्स ने इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में डाला था वो फोर्थ पॉइंट है, सोल्यूट मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ द सॉल्वेंट्स। दोनों ही सॉल्वेंट्स में सोल्यूट एक जैसी ही मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी एक सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएशन शो करे या डिसोसिएशन, या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ कम्बिनेशन शो करे, तो ऐसा कुछ उसे शो नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल इन्होंने जैसे नीचे ले रखा है, बेंजोइक एसिड को अगर एक सोल्यूट मान लें और बेंजीन और वाटर दो सॉल्वेंट ले लिए हैं जो आपस में इमिसिबल हैं, तो जब बेंजोइक एसिड को डाला जाता है तो बेंजोइक एसिड वाटर में जब प्रेजेंट होगा तो वो डाइमर बना सकता है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी वाटर के केस में, ठीक है। तो एसोसिएशन एक तरह से कह सकते हो कि बेंजोइक एसिड जो है वो वाटर के केस में एसोसिएशन शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, क्योंकि बेंजोइक एसिड अपने आप को दोनों सॉल्वेंट में डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर ऐसा नहीं होने देना है। इसका मतलब सोल्यूट को दोनों ही सॉल्वेंट्स में एक जैसा बिहेवियर शो करना है, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वैलिड प्रूव करने के लिए हैं। यहाँ पर एक दो एग्जांपल दे रखे हैं। क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से इस चैप्टर से नहीं आएगा, पहले जो दो चैप्टर हैं न्यूमेरिकल जो आएगा वो उनसे ही आ सकता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि 2 या 3 नंबर में तुमसे पूछ लिया जाए कि थर्मोडाइनमिकली कैसे डिराइव करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की इक्वेशन को। तो उसमें सबसे पहले कह रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ़ देयर आर 2 फेजेस इन इक्विलिब्रियम, जब 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम मस्ट बी सेम इन बोथ द फेजेस। मतलब जो सोल्यूट तुमने डाला है उसका केमिकल पोटेंशियल दोनों ही फेजेस में सेम रहने वाला है। मतलब केमिकल पोटेंशियल क्या है, ये मैंने तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू जब किया था सबसे पहले तब तुम्हें अच्छे से समझाया था, तो वहाँ से तुम थोड़ा रिकॉल कर लेना कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो उसी से आगे देख रहे हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस कैसे दिया जाता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT/ln A, ठीक है। अब म्यू नॉट जो है वो केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, नेचुरल लॉग जो स्मॉल a है वो एक्टिविटी को दिखा रहा है, एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस कंसंट्रेशन को ही शो करती है। और ये एक आइडियल टर्म है, मतलब एक्चुअल में तो हम किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी को नहीं नोट डाउन कर सकते, इसकी जगह हम कंसंट्रेशन टर्म्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड A अगर हमें लिखना हो, लिक्विड A में उस सोल्यूट कोई भी सोल्यूट इन जनरल लेके चल रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा केमिकल पोटेंशियल म्यू A इज इक्वल टू म्यू A नॉट प्लस RT/ln एक्टिविटी इन A। ये जो A लिखा हुआ है ना, ये जो A लिखा हुआ है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक्टिविटी ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्वेंट A। इसी तरह फिर दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं, सेम सोल्यूट जो लिक्विड B में डाला है उसका केमिकल पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्वेंट B म्यू B इज इक्वल टू, यहाँ पर ये थोड़ी सी रिटर्न में मिस्टेक है, अपने आप देख लेना भाई, ये है यहाँ म्यू आएगा, यहाँ पर भी म्यू B नॉट मतलब केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट प्लस RT/ln एक्टिविटी ऑफ द सोल्यूट इन लिक्विड B, ये आएगा यहाँ पर। जो ये A B लिखा हुआ ना, ये क्या दिखा रहा है, एक्टिविटी ऑफ सेम सोल्यूट इन लिक्विड B, ठीक है। अब हमें पता है क्यों
ऊपर जो हमने एक एजम्पशन मानी है कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, वो ये है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सोल्यूट विल बी सेम इन बोथ द लिक्विड्स। अब तुम कोई भी लिक्विड ले लो, उस सब्सटेंस का केमिकल पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका मतलब म्यू ए और म्यू बी इक्वल है, सेम है। तो इनको यहाँ पर इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने के बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है। जो आरटी वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं और जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल वाली टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड रख लिया। तो अब यहाँ से जो नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाई ए बी आ रहा है उसको क्या आ गया, राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आर गैस कांस्टेंट और कांस्टेंट टेम्परेचर मान लिया तो टी भी कांस्टेंट, और जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स हैं वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती हैं फॉर अ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, तो राइट हैंड साइड एक कंप्लीट कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर 5 पर हम पहुँच गए हैं। नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाई ए बी इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हम कह सकते हैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का नेचुरल लॉग कांस्टेंट है, इसका मतलब वो क्वांटिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। यही हमारा क्या है, नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। यही तो बेसिक इक्वेशन है कि किसी भी सोल्यूट की लिक्विड ए में कंसंट्रेशन का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन इन अदर लिक्विड, यानी कि लिक्विड बी, वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आती है। यही तो हमने पढ़ा है डेफिनेशन में। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब यहाँ पर एक्टिविटी की जगह अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रखे हैं तो वहाँ पर हम कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी ओरिजिनल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो आगे जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई। कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं पूछा जाए। अब पेपर ही ऐसा सेट किया जाता है कि हर चीज़ तुम्हें पढ़नी पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट है चेंज इन मॉलिक्यूलर स्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अभी तक जो हमने पढ़ा नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसमें हमने ये कहा था कि सोल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट दोनों ही सॉल्वेंट में सेम रहेगी, ना वो कोई एडिशन शो कर सकता है, ना डिसोसिएशन, और ना ही कम्बिनेशन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि अगर सोल्यूट कोई एसोसिएशन शो करे किसी एक सॉल्वेंट के साथ तो किस तरह से मॉडिफाई हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो उसमें जो फर्स्ट केस है यहाँ पर केस 1 लिखा हुआ है वो है व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर ये मान रहा है कि एक फेज में तो जो सोल्यूट तुमने डाला है वो अपनी सेम नेचुरल मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा, लेकिन दूसरे सॉल्वेंट में जाते ही वो अपने क्या शो कर रहा है, एसोसिएशन शो करेगा, यानी कि उसके कुछ मॉलिक्यूल एसोसिएट करके एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सोल्यूट यहाँ पर इन्होंने माना है एक्स, फेज़ 1 और फेज़ 2 से 2 लिक्विड दिखा रहा है। एक फेज़ 1 मान लिया है, एक फेज़ 2 मान लिया है। ठीक है, तो कह रहा है एक्स जो है हमारा सोल्यूट, उसकी फेज़ 1 में कोई एसोसिएशन नहीं है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्टेट में वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही फेज़ 2 में वो गया तो इसके n मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पर ये जो वर्डिंग में लिख रहा है ना, इससे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वर्ड टू वर्ड पढ़ना तुम, तब अच्छे से ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। n मॉलिक्यूल्स ऑफ x हमारा सोल्यूट है, उसके n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं xn। ठीक है, कौन से फेज़ में, यानी कि फेज़ 2 में एसोसिएशन शो हो रही है, लेकिन फेज़ 1 में एक्स की मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंज नहीं है, वो नॉर्मल फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अब ये यहाँ पर तुम्हें क्या प्रूव करना चाह रहा है, यहाँ पर 2 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। पहला इक्विलिब्रियम फेज़ 1 में जो एक्स प्रेजेंट है वो तो एन एसोसिएटेड है ही। ठीक है, वहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा था। लेकिन फेज़ 2 में ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे के सारे एक्स के मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट कर गए। कुछ पार्ट एसोसिएट कर गया होगा, कुछ अनएसोसिएटेड भी बच गया होगा। तो जो अनएसोसिएटेड पार्ट है फेज़ 2 में एक्स का, वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, फेज़ 1 के एक्स के साथ। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है वो जो एक्स दोनों तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो है यहाँ, ये जो मैंने अभी बोला वो इसके रिगार्डिंग बोला है कि x दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन फेज़ 2 में 2 तरीके से x प्रेजेंट है। कुछ पार्ट x का एसोसिएट कर गया है और कुछ अनएसोसिएटेड है। तो जो अनएसोसिएटेड पार्ट है फेज़ 2 में वो इक्विलिब्रियम में है फेज़ 1 के साथ। ठीक है, और अगर फेज़ 2 में जो एसोसिएटेड पार्ट है
फेज 2 में जो एसोसिएटेड पार्ट है वो इस तरह का इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, यानी कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ द x सोल्यूट आर कंबाइनिंग टू अ स्पीशी xn इन सेम फेज। ये जो इक्विलिब्रियम है इस सेम फेज में प्रेजेंट है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, इक्वेशन फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो ये यहाँ पर इन्होंने शो भी किया है, ये वाला इक्विलिब्रियम है जो दोनों फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं इस डेरिवेशन में। अब यहाँ पर इन्होंने एक और एजम्पशन मानी है, सपोज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ x इन फेज 1 इज C1, यानी कि सोल्यूट x की फेज 1 में कंसंट्रेशन है C1 और फेज 2 में टोटल कंसंट्रेशन ऑफ x है C2, ठीक है। टोटल कंसंट्रेशन बोली है इसने, ये जो टोटल वर्ड जो लिखा है इसने, इसको क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि फेज 2 में जो है x दो तरीके से प्रेजेंट है, एसोसिएटेड फॉर्म में भी और नॉन एसोसिएटेड फॉर्म में भी। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम ये सेकंड बन रहा है ना, ये देखो इनिशियल, ये जो इक्विलिब्रियम है मैं इसकी बात कर रही हूँ, नीचे वाला इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो x के मॉलिक्यूल्स है, इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी C2 थी, तो राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बना था, इनिशियल स्टेप में 0 कंसंट्रेशन थी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या माना है, अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से एसोसिएट कर रहे हैं उसकी एक डिग्री मान लिया ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है। तो यहाँ पर देखो क्या रह जाएगा, C2 माइनस C2 अल्फा रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड में रह गई अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की, और राइट हैंड साइड में जो एक्सन बने हैं मॉलिक्यूल उनकी क्या है C2 अल्फा। C2 अल्फा क्या बनी है उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सब तुमने +1 में भी पढ़ रखा है कि किस तरह से कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, तो वही मेथड यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, उनके नीचे नहीं लिख के दिखाया, जस्ट वर्डिंग से लिख दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ऑल्सो सपोज अल्फा पहले मान लिया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इन फेज 2 क्या हो गई C2 अल्फा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल कह लो या अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल कह लो इन सेम फेज 2 वो क्या हो जाएगी C2 माइनस C2 अल्फा, जो कि इन्होंने देखो यहाँ पर तुम्हें लिख के दिखाई है, ये जो लिखी हुई है C2 माइनस C2 अल्फा, ठीक है। ये कौन से मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है जो एसोसिएट नहीं हुए। तो अब यहाँ पर एक बार तो लगाएगा नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एक बार लगाएगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले स्टेप में जो लगा रहा है वो लगा रहा है यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 आ गई है वो क्या लगाया है, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू इक्विलिब्रियम 1। इक्विलिब्रियम 1 था हमारा x जो फेज 1 में प्रेजेंट था, किसके साथ इक्विलिब्रियम में था, x जो फेज 2 में प्रेजेंट है अनएसोसिएटेड फॉर्म में। तो अब यहाँ से अनएसोसिएटेड की कंसंट्रेशन लिख दी नीचे फेज 2 वाली C2 माइनस C2 अल्फा, और क्योंकि फेज 1 में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एसोसिएशन सिर्फ कहाँ हो रही है फेज 2 में हो रही है, तो टोटल कंसंट्रेशन x की फेज 1 में क्या थी C1 थी, तो C1 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C2 अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसको एक मान लिया कांस्टेंट, यही तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन 2 फेजेस, और उनका अगर रेशियो ले ले तो वो एक कांस्टेंट टर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 आई है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने पर आई है, कौन से इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट इक्विलिब्रियम में। इसी तरह दूसरे इक्विलिब्रियम पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको हम के बोल देते हैं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वही किया है यहाँ पर, राइट हैंड साइड में एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना था, ठीक है ना, XN बना है किस में, सेकेंड इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन फेज 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, बची हुई कंसंट्रेशन ऑफ x, यानी कि x के अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन की रेज टू पावर n। n क्यों आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखो n मॉलिक्यूल्स ऑफ x वर रिएक्टिंग टू फॉर्म xn, ठीक है ना। एक तरह से तुम ये समझ सकते हो, देखो ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी है ना वो इससे कनेक्टेड है। अब इससे तुम यही तो समझ, अगर मैं ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके ऊपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाऊंगी तो कैसे लिखूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशी, यानी कि यही तो हमारा प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय x की कंसंट्रेशन रेज टू पावर n,
यही तो होगा ना, रेज टू पावर n लिखेंगे, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम पर जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो यही लिखेंगे, और यही यहाँ पर इन्होंने ये देखो नीचे फिर वर्डिंग में लिख दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इन फेज 2 रेज टू पावर n इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर अभी लिख के दिखाया ना ये वाला, वो उन्होंने नीचे यहाँ वर्ड्स में लिख दिया है यहाँ, ठीक है। समझ आना चाहिए तुम्हें बस, ठीक है। तो अब यहाँ से अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हमें पता है C2 अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, और नीचे क्या है, ये 1/n को तुम ओमिट भी कर सकते हो दोनों जगह से, इसीलिए मैंने सर्कल कर रखा है। अगर तुम्हें इसको समझने में कन्फ्यूजन हो रही है, ये पर मोल के हिसाब से चल रहा है इसलिए ये 1/n लिख दिया इसने, अदरवाइज तुम यहाँ से ये 1/n हटा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही जगह जहाँ मैंने सर्कल कर रखा है इसको हटा सकते हो और एज सच भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो C2 अल्फा डिवाइडेड बाय C2 माइनस C2 अल्फा का होल रेज टू पावर n है, ठीक है। एक इक्वेशन अब नीचे आ गई है। अब नेक्स्ट पे इन्होंने क्या कर क्या n इज द कांस्टेंट, तो अब 1/n को उसने फिर हटा दिया अगले स्टेप में, तो इससे अच्छा तुम इसको ना भी लेके चलो शुरू के ही स्टेप से, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल कर रखा है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी तुम हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगले स्टेप में nth रूट ले रखा है, nth रूट जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं ना, क्यूब रूट लेते हैं, वैसे ही nth रूट ले रखा है। अब तुम मेडिकल वाले तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा, लेकिन समझ लो जैसे स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्यूब कर रखा है किसी इक्वेशन का तो उसका क्यूब रूट ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर रेज टू पावर n है डिनोमिनेटर में, इसलिए इस n को हटाने के लिए उसने nth रूट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो nth रूट जब लेगा तो इस पूरी टर्म का लिया है, तो पूरी टर्म का लेते ही ऊपर जो है वो चेंज आ जाएगा और नीचे की पावर 1/n से कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब एक तरह से ये कह लो C2 अल्फा की पावर 1/n लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये C2 अल्फा की पावर 1/n, nth रूट लेने का मतलब ये होता है, स्क्वायर रूट होता तो 1/2 हो जाता, क्यूब रूट होता तो 1/3 हो जाता, nth रूट लिखा है तो मतलब ऊपर वाली टर्म की पावर 1/n ले ली है। इसी तरह ये जो नीचे जो टर्म है उसकी भी पावर 1/n लूँगी, और उसकी ऑलरेडी पावर n थी तो यहाँ n से n कैंसिल आउट हो गया नीचे वाली टर्म में, इसलिए उसकी पावर कुछ बची नहीं है, 1 रह गई है, ठीक है। तो नीचे जो टर्म आ गई है ये नीचे वाली, इसकी पावर कैंसिल आउट होके 1 रह गई है, ठीक है। समझ आया? इस तरह से इसका मतलब जब कोई भी तुम्हारा सोल्यूट किसी एक फेज में एसोशिएट करेगा तो तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे अब हमारा कहाँ से आया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। एक इक्वेशन हमें लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाने से मिली थी, एक इक्वेशन हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाने से मिली थी। ये दोनों इक्वेशंस को एक यहाँ मिली है और एक अगले पेज पर है, इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो मिल रहा है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जब हम कब अप्लाई करने वाला, जब हमारा कोई सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो तब हमें ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट में तो क्या है, अल्फ़ा आया हुआ है, सिर्फ ये मतलब है। एग्जैक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा भी इंक्लूडेड है। अल्फ़ा क्या होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बहुत ही छोटी टर्म होती है, ठीक है। When the molecules in phase 2 are completely, almost completely लिखा है यहाँ, इसने एजम्पशन यूज़ कर दी है ये कि जब दूसरे फेज में सारे के सारे ही मॉलिक्यूल अगर एसोशिएट कर जाएं तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर ए गलत लिखा है इसने, यहाँ पर ये अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1 कब हो जाएगी, जब फेज़ 2 में एक्स के सारे मॉलिक्यूल एसोशिएट कर जाएंगे, तो उस टाइम पर जो फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला आएगा वो नीचे वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अपॉन एसोसिएशन ये डिफरेंस आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, ठीक है। इसी तरह अब हम केस 2 पढ़ेंगे, व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज डिसोशिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब पहले क्या हो रहा था, किसी एक फेज में सोल्यूट एसोशिएट कर रहा था, अब क्या होगा, एक फेज में तो नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरे में वो डिसोशिएट कर रहा है। क्या डिसोशिएट कर रहा है, तुम्हारा सोल्यूट एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही सब होगा जैसे वहाँ पर उन्होंने समझाया। फेज़ 1 ले रखा है जिसमें तुम्हारा सोल्यूट एक्स नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है और उसकी कंसंट्रेशन C1 मान ली है, ठीक है। इसी तरह जब वो वही सेम सोल्यूट एक्स
फेज़ 2 में जा रहा है तो वो डिसोशिएट होके बना रहा है वाई और जेड, दो स्पीशी अलग से बना रहा है, ठीक है। वाई और जेड में मतलब एक तरह से टूट गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहले उसने क्या माना है, सपोज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज 1 इज C1, ये मैंने अभी अभी बोला, एंड टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्स इन फेज 2, वही बात फिर से बोली है कि फेज 2 में जो टोटल एक्स है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्स मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए हों, कुछ अनडिसोशिएटेड फॉर्म में भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही मानेगा, सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा इन फेज 2, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स इन फेज 2, वही इक्विलिब्रियम, जैसे रुको एक मिनट, ये जो नीचे वाला इक्विलिब्रियम है इसी की बात कर रही हूँ मैं। हम कैसे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जब हमने +1 में पढ़ा था तो हमने ये माना था, हम कैसे करते थे, एक्स के नीचे कंसंट्रेशन जो टोटल प्रेजेंट थी C2 इनिशियली जो प्रेजेंट थी, वाई और जेड कुछ भी नहीं बने थे, 0 0 थे, ठीक है। अब हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो C2 में से क्या कम हो गया, C2 में से C2 माइनस C2 अल्फा कम हो गया, और y कितना बना C2 अल्फा, और z कितना बना C2 अल्फा। इस तरह ही नहीं लिखते थे क्या, ये जो है, ये जो टर्म है, ये अनडिसोशिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ x जो बच जाती है, मतलब जो पार्ट डिसोशिएट नहीं हुआ, ठीक है ना, और डिसोशिएटेड पार्ट ये रही दोनों, ठीक है, C2 अल्फा C2 अल्फा, ठीक है, इसी तरह लिखी जाती है। तो वो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स इन फेज 2 क्या हो जाएगी, C2 माइनस C2 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ फिर से वही अप्लाई कर रहा है, नाउ अप्लाइंग द, अब एसोसिएशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रखा था, यहाँ पर थोड़ा ईजी है। नाउ अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू इक्विलिब्रियम 1, फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे जब हम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो क्या कहेंगे, रेशो लेंगे कौन सी कंसंट्रेशंस का, एक्स की कंसंट्रेशंस का, ठीक है। तो एक्स में, एक्स की कंसंट्रेशन फेज 1 में तो C1 है, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, सेम रहेगी। लेकिन फेज 2 में तो कुछ पार्ट उसका डिसोशिएट कर गया, तो जो अनडिसोशिएटेड कंसंट्रेशन है एक्स की वो लिखेंगे, ठीक है, C2 माइनस C2 अल्फा, ठीक है, एंड इज इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, पार्टीशन कोफिशिएंट K, ओके। अब यहाँ पर नोट करके जो लिखा हुआ वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि फेज़ 2 में ही हमेशा डिसोशिएशन होगा, ये तो हम इन जनरल लेके चल रहे थे। अगर फेज़ 1 में डिसोशिएट कर रहा है तुम्हारा सोल्यूट एक्स, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर देखो C1 माइनस C1 अल्फा ले रखा है ऊपर, और नीचे क्योंकि फेज़ 2 में फिर वो डिसोशिएट नहीं कर रहा है तो C2 एज सच लिखा हुआ है, और वहीं दोनों ही केसेस में डिसोशिएट कर रहा है और अल्फा सेम है दोनों में, तो नीचे देखो ये जो केस, थर्ड केस लिख रखा है, देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 केस बना दिए हैं, जब सोल्यूट फेज 2 में डिसोशिएट कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब सोल्यूट फेज 1 में डिसोशिएट हो रहा है सिर्फ फेज 1 में तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर तुम्हारा सोल्यूट दोनों ही फेजेस में डिसोशिएट हो रहा है तो दोनों तरफ तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, और वो इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। डिसोशिएशन के केस में 3 अलग अलग स्टेप से तुम्हें समझाया है, ठीक है। अब तुम्हारा सिर्फ केस थर्ड बच गया है, व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि ना वो एसोसिएशन शो करे ना डिसोशिएशन, सिर्फ क्या शो करे, कॉम्बिनेशन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ ही कंबाइन करके एक नई स्पीशी बना दे, ठीक है। अब यहाँ पर भी फिर वही मान रहे हैं, सपोज द सोल्यूट एक्स रिमेन्स इन नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्टेट इन फेज 1, फेज 1 में वो नॉर्मल रह रहा है, लेकिन जैसे ही फेज 2 में जा रहा है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, जिसका क्या फॉर्मूला लिखा उन्होंने, X.NS, यानी कि इस तरह का कोई एक कंपाउंड वो बना रहा है फेज 2 में जाकर, कौन, तुम्हारा सोल्यूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फिर से 2 इक्विलिब्रियम लिख के दिखा दिए हैं तुम्हें, फेज 1 के एक्स मॉलिक्यूल्स किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, फेज 2 के उन मॉलिक्यूल्स के साथ जिन्होंने कॉम्बिनेशन शो नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है, दूसरा इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ फेज 2 में प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्स मॉलिक्यूल्स किसके साथ, n सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं X.NS, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर हम फेज़ 2 में एक्स की कंसंट्रेशन शुरू में क्या लेके चल रहे थे, C2 लेके चल रहे थे, टोटल कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन फेज़ 1 इज C1। फेज़ 1 में जो कंसंट्रेशन है तुम्हारे सोल्यूट्स की वो C1 है। नॉर्मल ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर वो कोई कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ना एसोसिएशन डिसोसिएशन ना ही कम्बिनेशन। लेकिन फेज़ 2 में कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो अब अलग अलग मानेगा। कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इन फेज़ 2, अब यहाँ पर टोटल कंसंट्रेशन C2 नहीं माना है, यहाँ पर तो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की अलग से ही कंसंट्रेशन C2 मान ली है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो बचे हुए होंगे जिन्होंने कोई कम्बिनेशन शो नहीं किया होगा उनको ही अलग से क्या मान लिया है, C2। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स CS मान लिया, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स CC मान लिया, यानी कि कंपाउंड जो बना है उसकी कंसंट्रेशन CC मान लिया है। चारों यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम था हमारा वो क्या कह रहा था, फेज़ 1 में जो एक्स प्रेजेंट है वो फेज़ 2 में जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं एक्स के उनके साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और ये इन दोनों के ऊपर अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करने पर क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 5, C1 डिवाइडेड बाई C2। अब यहाँ पर C2 ही क्यों आ गया, क्योंकि X जो फेज़ 2 में नॉर्मल प्रेजेंट था उसकी कंसंट्रेशन हमने क्या मानी है, C2 ही मानी है। ये जो सेकंड पॉइंट में हमने माना है C2, इसलिए यहाँ पर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो C1 डिवाइडेड बाई C2 आ रहा है। ठीक है, तो C1 डिवाइडेड बाई C2 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करने पर आ गया। अब जो हमारा यहाँ पर सेकंड इक्विलिब्रियम है दूसरी इक्वेशन में, इसके ऊपर जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो क्या होता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कहलाता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट क्या है हमारा, कंपाउंड है, एक कंपाउंड बन रहा है ना यहाँ पर देखो, तो उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन हमने CC मानी है तो इसलिए ऊपर इन्होंने CC लिख दिया। ठीक है, अब नीचे रिएक्टेंट क्योंकि 2 है तो दोनों की कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, X की कंसंट्रेशन C2 है और तुम्हारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन CS है। अब क्योंकि वो उसके N मोल्स प्रेजेंट है सॉल्वेंट के, इसलिए रेज टू पावर NB कर दिया है। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ बात कर रही हूँ, समझ आया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, कोई कंपाउंड बन रहा है, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले रखा है और वो क्या कहलाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सिंस द सॉल्वेंट इन फेज 2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस, फेज 2 में जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो CS है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इस टर्म को हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, यानी कि वो एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, वो इतनी वेरी नहीं करेगी। तो जैसे ही ये इक्वेशन, ये जो यहाँ इक्वेशन है ना 6 ये वाली, ये मॉडिफाई होके इस तरह आ जाएगी। कब आ जाएगी, जब हम CS, ये जो राइट हैंड साइड में ले आए हैं, इसको क्या मान रहे हैं कि ये एक अनदर कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। जब X उसके साथ कोई कंपाउंड भी बना लेगा तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तुम्हारे 100 हैं और तुम्हारे सिर्फ X के एक मॉलिक्यूल ने उसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, तो 99 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो अभी भी फ्री है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो CS है इसको ये एक कांस्टेंट टर्म मान रहा है और एक अनदर कांस्टेंट यहाँ पर डेवलप कर रहा है। ठीक है, K2 जिसको बोल रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, और एक हमारे पास अभी ये आ गई है। ठीक है, बाद में पहले हम ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके साथ ये क्या क्या चेंजेस कर रहा है वो देख लो। दोनों तरफ 1 ऐड करने को बोला है, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो अनदर कांस्टेंट, मतलब एक तरह से ये कह लो ये जो इक्वेशन यहाँ बनी थी अब ये यहाँ पर इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, 1 ऐड करने पर अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 7, यानी कि इस जो इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है किससे, ये जो यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, देखो C2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ C1 डिवाइडेड बाय, मतलब हम यहाँ पर आ जाएंगे C1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस CC इज इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर तुम अपना दिमाग लगा के देखो, C2 प्लस CC, C2 है X के वो मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन करके, सॉरी C2 वो कंसंट्रेशन जो X
कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है इन फेज 2, और Cc जो X के मॉलिक्यूल ने कंपाउंड बना लिया, यानी कि टोटल कंसंट्रेशन हो गई है X की इन फेज 2। मतलब फेज 2 में X किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये उसकी टोटल कंसंट्रेशन है, फ्री प्लस एसोसिएटेड, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, बट C2 प्लस Cc इज द टोटल कंसंट्रेशन नॉर्मल एज वेल एज सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ X, यानी कि X के जिन मॉलिक्यूल्स ने सॉल्वेंट के साथ एसोसिएशन कर लिया, एक तरह से कंबाइन कर लिया, उन दोनों का सम है ये, यानी कि फेज 2 में टोटल जितना भी X प्रेजेंट है ये उनकी कंसंट्रेशन है। कौन सी? C2 प्लस Cc। तो एक तरह से ये तो नॉर्मल ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं आ गया, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट X इन फेज 1 डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट X इन फेज 2। मतलब जो हमने शुरू में पढ़ा था बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम्हारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूट पार्टिकल तुम्हारा X सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन भी करता है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेरी नहीं करता, अपने आप को चेंज नहीं करता, उसकी फॉर्म वही रहती है। ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो डिफरेंट आ जाती है, मतलब K की वैल्यू चेंज हो जाती है एज सच, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना ये बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि C1 डिवाइडेड बाय C2। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।